Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. If you people watching this video first time, please go and subscribe it. Dear student, in the last video session we had completed some most important questions of the real number for CBSE 2024, and in this video I'm going to discuss one by one all questions. तो आज उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अब तक रहा है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट यू कैन सी हियर ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन, वो सारे 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई 2024 के लिए है, और आज सारे क्वेश्चंस पे वन बाय वन हम बात करने चल रहे हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के स्टेटमेंट है, इसको लिख के आप खुद याद करेंगे। हम दूसरे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आइए शुरू करते हैं कि √3 को एक इरेशनल नंबर प्रूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको p by q यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके उसको रैशनल नंबर बोला जाता है, और ये रैशनल नंबर हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ पॉसिबल लेट √3 इज, नहीं लिखेंगे, यहाँ बी लिख लेते हैं, बी अ रैशनल नंबर। इफ पॉसिबल लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर पॉसिबल हो तो ये लिख लीजिए कि √3 एक रैशनल नंबर है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। पहले हम ये मानेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, फिर अपने ही एजप्शन जो हमने एज्यूम किया है उसको हम अपने आप को ही गलत साबित करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इफ पॉसिबल लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर पॉसिबल है तो √3 को रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो अगर √3 को रैशनल नंबर मानेंगे सो √3 को a by b के फॉर्म में या p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी होती है कि p and q आर इंटीजर्स। ये p और q दोनों इंटीजर्स हैं, और साथ में p and q आर को-प्राइम्स। ये दोनों को-प्राइम नंबर भी हैं। एक कॉमा करके यहाँ पे और लिखेंगे कि q की वैल्यू यानी डेनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे माना कि अगर पॉसिबल है तो √3 को एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर √3 एक इरेशनल नंबर हमने मान लिया तो उसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी उसको p by q के फॉर्म में हमने यहाँ पे दिखा लिया। अब ये p और q क्या है? p और q कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब किसी भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? नाउ वन क्वेश्चन अराइज हियर दैट व्हाट इज को प्राइम नंबर। सो टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे आर हैविंग जस्ट वन एज अ कॉमन फैक्टर। यानी दो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहा जा सकता है जिसका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे p और q दोनों को प्राइम नंबर, यानी p और q दोनों का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आगे हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 इज इक्वल टू p by q एक बार फिर से लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा √3 का स्क्वायर और इस साइड में मिलेगा होल स्क्वायर ऑफ p बाय q। जब किसी भी स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आपका हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यहाँ बचेगा 3 और इस साइड में आपको मिलेगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। सो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, बिकॉज ब्रैकेट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है। जब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो p के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा और q के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो q यहाँ डिवाइड में है, इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इस 3 को हम उस साइड में सेंड करते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में, उस साइड में डिवाइड में जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पे हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे हेंस p 3 जो आपका है ना डेनोमिनेटर, वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3, सो 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, इसलिए जो आपका 3 है वो p को भी डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि 9 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड होता है, मैं यहाँ पे बॉक्स बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन में आप नहीं लिखेंगे। 9 स्क्वायर जो आपका है वो 3 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? देखिए आप 9 9 जो 81 होगा और 81 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्योंकि 327 जो आप करोगे तो 91 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, अगर इस नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बेस भी, ये देखिए 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि p स्क्वायर जो आपका है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p आपका जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो अब इसको यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं आगे। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि p की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड करने पे आ रही है। पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि p जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी p डिवाइडेड हम 3 लिख देते हैं। तो अगर p जो आपका है 3 से डिवाइड होगा तो इसकी जगह पे जब कोई भी p की वैल्यू अगर हम कोई नंबर लेते हैं, अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर फिर भी आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए वो नंबर जो आपको मिल रहा है r मिल रहा है, तो ये 3 जो आपका है उसको उधर हम भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, यानी p इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3r, और यहाँ पे हम कर लेंगे फॉर सम इंटीजर r, फिर से इसको हमने लेट कर लिया, लेट p बाई 3 इक्वल टू हमने r मान लिया, और r फॉर सम इंटीजर r, यानी कोई भी नंबर r आ सकता है, कोई भी इंटीजर r आ सकता है अगर p में 3 से डिवाइड करते हैं। सिंपली यहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमने स्टेटमेंट में ये बोला कि 3 डिवाइड्स p, यानी 3p को डिवाइड करता है, यानी p जो भी वैल्यू p की होगी वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल में से 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, यानी 3 के टेबल्स में आने वाले सारे नंबर्स हो सकते हैं। यानी अगर ये कहा जाए 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई समथिंग लिख लो, यही 3 का मल्टीपल होगा। तो हमने p की वैल्यू ये अपने से एज्यूम कर ली फिर से कि लेट p इज इक्वल टू 3r। अब इस p इक्वल टू 3r की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था तो p के प्लेस पे हमने 3r का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9r स्क्वायर। अब ये देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में होगा। अब यहाँ देखें q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब 3 जो है r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको ट्रांसपोर्ट करोगे इस साइड में तो डिवाइड में आएगा, यानी देखा जाए तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा q स्क्वायर बाय 3। तो q स्क्वायर बाई 3 से फिर से यहां से आपको पता चलता है कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। जब q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 डिवाइड करेगा q को भी, 3 डिवाइड्स q।
3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब 3 अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, सो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 10 3 is common factor of P and Q। तो देखिए 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है और इस वाले स्टेटमेंट में 3 P को भी डिवाइड कर रहा है। तो P और Q दोनों को डिवाइड अगर 3 कर रहा है तो 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है, P का भी और Q का भी दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 3 है। बट हमने एज्यूम क्या किया था कि P और Q क्या होना चाहिए, वो दोनों एक को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यही हम लिखेंगे, दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1. No common factor other than 1। तो जो फैक्ट था, फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था कि हमने एज्यूम किया था कि P और Q के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, P और Q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमने दिखा दिया कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, तो हमने यहीं पे लिखा दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि P और Q के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये जो फैक्ट था ये कंट्राडिक्ट है, कंट्राडिक्ट का मतलब इसके विपरीत चीज यहाँ पे आ रही है, यानी हमारा अजप्शन या जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, गलत था। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखना है, जगह की कमी इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं, सो आवर assumption is wrong, हमारा assumption गलत है, hence √3 is an irrational number। Irrational number। So this is the proving that how we have to prove √3 is an irrational number। इसी तरीके से अब 2-3 आपको होमवर्क करना है, √2 को प्रूव करना है, √5 को प्रूव करना है, √7 को प्रूव करना है। मेथड आपका सेम होगा, पहले उसको P by Q के फॉर्म में मानना है और फिर P by Q के फॉर्म में अगर आप इसको मानते हो तो P by Q एक को प्राइम नंबर होना चाहिए और फाइनली आप उसको ले आओगे कि P by Q एक को प्राइम नंबर नहीं होगा और हमारा एजम्पशन गलत होगा, और उसी बिहार पे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि √2, √5, √7, √3 ये सब एक इरेशनल नंबर है। नाउ मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन, यू कैन सी योर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन था प्रूव दैट फाइव प्लस 3√2 is an irrational number, comma, it being given that √2 is an irrational number। तो अभी क्या करना है आपको, ये प्रूव करना है कि 5 प्लस 3√2 एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन ये भी दिया है कि अगर √2 इरेशनल नंबर हो तो आपको ये प्रूव करना है 5 प्लस 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है। सेम तरीका है, लेकिन अब पहले वाले के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन में ये दिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे, उसी तरीके से करते हैं। इफ पॉसिबल
लेट 5 plus 3 root 2 be a rational number तो अगर पॉसिबल हो तो ये मान लेते हैं कि 5 plus 3 root 2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 5 plus 3 root 2, इस 5 plus 3 root 2 को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट में आप वही लिखेंगे कि p और q ये दोनों क्या है, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स where q is not equal to 0, और साथ में ये भी लिखना है p and q are co-primes। इसके बाद देखेंगे अब हमारा इंटेंशन क्या है। आवर इंटेंशन टू लेट रूट टू बी एट वन साइड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेंड दैट साइड। तो अब देखिए रूट टू को इधर रोक के रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में भेजना है। अभी क्या करते हैं, 5 को पिक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे साइड में, तो इधर बच जाएगा 3 रूट 2 और उधर आपका होगा p बाय q माइनस 5। अब 3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाएगा डिवाइड में, सो रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं p बाई q माइनस 5। अब 1 बाई 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको रूट 2 इज इक्वल टू p बाय 3q और माइनस 5 बाय 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे यहां से देखते हैं। अब मैं इसको सेपरेट भी कर दे रहा हूं यहां से। यहां देखेंगे हेंस p बाई q आपका जो है इज अ रैशनल नंबर, p बाई q एक रैशनल नंबर है। तो अगर किसी रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखिए 3q था तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, वो बदलेगा तो है नहीं। सो p बाई 3q इज अ रैशनल नंबर। 5 बाई 3 ऑलरेडी रैशनल नंबर है, ये आपको पता ही है। 5 बाई 3 इज अ रैशनल नंबर। तो आप मुझे एक चीज बताएं, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे p बाय 3q माइनस 5 बाई 3, ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल, ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रैशनल्स। डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, कि अगर रैशनल्स का डिफरेंस आप करते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि p बाई 3q माइनस 5 बाई 3 एक रैशनल नंबर है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन सी हियर कि वही सेम चीज रूट 2 के बराबर है। तो इस बिहाफ पे तो रूट 2 क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो आप यहां पे लिखेंगे रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। कैसे पता कि ये रूट 2 एक रैशनल नंबर है? ये इक्वेशन फर्स्ट आपने बताया, इक्वेशन फर्स्ट ने आपको बताया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर, बिकॉज आपने इसको रैशनल प्रूफ किया, दिखाया कि ये रैशनल है, और रैशनल जिसके बराबर होगा वो भी तो रैशनल होना चाहिए उस बिहाफ पे। तो आपने इसको क्या कर दिया, रूट 2 को एक रैशनल नंबर बता दिया। बट व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन में ये दिया था कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बट this is given in the question, this is given in the question that root 2 is an irrational
तो क्वेश्चन में दिया है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर हम गलत हो गए, हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि √2 एक रेशनल है, बट क्वेश्चन में तो इरेशनल दिया था। सो यहाँ भी क्या होता है, ये कंट्राडिक्ट है, ये उसके विपरीत है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10v arrive at a contradiction तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आ चुके हैं कि जो चीज कही जा रही है वो वैसी है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108, 120 and 252 by prime फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना तो आपने बेसिकली क्लास 5th से लेके 5th में 6th में 7 में 8 में पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे एक बार उसको रिफ्रेश भी कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108, 120, 252 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इनके हम फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले 108 लेते हैं। सो 1 वर्टिकल लाइन एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी हैव टू राइट 108। अब इसको कैंसिल करते हैं तो मिनिमम नंबर से कैंसिल करते हैं। 2 5 = 10, 2 4 = 8, देन अगेन 2 2 = 4, 1 लेफ्ट हियर, इट विल बिकम 14, 2 7 = 14। अब 27 आपका 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 ले लेते हैं, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी लास्ट में लिखेंगे, अभी बाकी दोनों का भी कर लेते हैं। अब यहाँ 108 के बाद 120 हम पिक करेंगे, 120 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 6 = 12, 2 0 0 and 2 3 = 6, 2 0 0, 2 1 = 2 and 1 left here, it will become 10, 2 5 = 10 और फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 = 15, फाइनली 5 1 = 5। ये हो गया आपका 120 का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब लास्ट हम लेंगे 252। तो 252 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, एक इसमें बचा हुआ है, ये 12 हो जाएगा। 2 6 = 12, फिर ले लेते हैं 2 6 = 12, 2 3 = 6, अब 3 लेंगे, 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर से 3 लेंगे, 3 7 = 21 और फाइनली फिर 7 लेंगे, 7 1 = 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 108 का फैक्टर लिख लेते हैं, 108 करके डैश आप कर लो। अब आपको मिलेगा 2 × 2 एंड 3 × 3, 1 2 3। फिर 120 लेंगे तो 120 में आपको मिलेगा 3 × 2, 1 2, 3 × 2 एंड 3 देन 5। और अगर 252 की बात करें तो 252 में आपको मिलेगा 2 × 2 एंड 2 × 3 एंड फाइनली 1 × 7। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं। एलसीएम तो सबसे पहले तो हमने प्राइम फैक्टर से लिख लिया सबका। अब एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ का नाम तो वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि तीनों जो आपको 108, 120, 252 है, तीनों में जो जो चीजें मैच करती हैं उसको लिख लेते हैं, वही आपका एचसीएफ होता है। तो आप यहाँ पे देखो 2 × 2 तीनों में मैच कर रहा है। तो पहले तो हम 2 × 2 लिख लेते हैं, 2 × 2। अब उसके बाद कुछ और भी मैच कर रहा है क्या, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 1 टाइम मैच कर रहा है क्या, सेकेंड टाइम भी 3 मैच कर रहा है, 3 बट इसमें नहीं है, इसमें है। तो बस इतनी चीजें आपकी मैच करें। सो 2 2 = 4, 3 = 12, 12 इज द एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उन
3 नंबर्स के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कितने टाइप के नंबर्स इसमें हैं। तो हमने देखा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर। सो करना क्या है, पहले कि आपने जैसे 2 देखा तो मैक्सिमम 2 किसमें है उसके नंबर्स आपको लिख लेने हैं। तो हमने देखा इसमें तो 2 ही टाइम है, इसमें 3 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो मैक्सिमम कितने टाइम है 3 टाइम। तो आपने लिख लिया मैक्सिमम 3 टाइम, जो कि 2 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 3 मैक्सिमम किसमें है। तो लास्ट वाले में देखिए मैक्सिमम 3 यानी 2 टाइम है आपका 3, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 3 2 टाइम। सो 2 टाइम 1 2, यस 2 टाइम, सॉरी नॉट 2 टाइम 3 टाइम, 1 2 3, ऊपर वाले में मैक्सिमम 3 टाइम आपका है, तो आपने क्या किया मैक्सिमम 3 टाइम 3 लिख लिया। अब 5 1 टाइम एंड 1 टाइम 7, 1 टाइम 5 और 1 टाइम आपने 7 लिख लिया। अब चलिए मल्टीप्लाई करने का नंबर है 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 7 जा 35। अब 35, 27 और 8 का आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 5 जा 40, 40 0 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 मिला देंगे 28। सो दिस इज 280 मल्टीप्लाई बाई 27। अब फाइनली 280 और 27 का मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 7560। दिस इज द HCF। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कैसे LCM और कैसे HCF फाइंड करेंगे। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The HCF of two numbers is 116 and their LCM is 1740. If one number is 580, find the other. Actually ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें 3 तरीका अलग अलग बन जाता है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF is equal to first number multiply by second number। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, दिस इज द फॉर्मूला, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में रखता हूं, ये आपका फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन में LCM HCF और फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर आपसे पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन में ये रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स given something and their HCF is something, then find the LCM। इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका HCF दिया रहेगा, LCM आपसे फाइंड करने को बोलेगा, या तो LCM दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर दिया रहेगा, HCF पूछा जा सकता है। तो इतने तरीके के क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं। सो बेसिकली हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। तो इसमें पहले हमको रिकॉग्नाइज करना है कि LCM क्या है, HCF क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, या तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, और बाद में उन्हीं चीजों को फॉर्मूले में पुट करना है। और अननोन नंबर्स आपके जो भी हो, चाहे HCF हो, LCM हो, फर्स्ट नंबर हो, सेकंड नंबर हो, उसको हम इजीली कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116। व्हाट इज दिस? दिस इज द HCF। यहां से आप क्लियर कर सकते हो, दो नंबर आपके हैं, उन दोनों नंबर का HCF क्या है 116। तो HCF के प्लेस पे 116 हम प्लेस कर लेते हैं। अब आगे देखें, एंड देयर LCM इज 1740। तो LCM के प्लेस पे क्या रखते हैं 1740। मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू। अब आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ वन नंबर इज 580। तो वन नंबर का मतलब चाहे यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर रखोगे, आप जो मन करे, आप फर्स्ट नंबर के प्लेस पे रखना चाहो 580 उसको रख सकते हो, सेकंड नंबर के प्लेस पे 580 रखना चाहो आप सेकंड नंबर के प्लेस पे रख सकते हो। सो फर्स्ट नंबर के प्लेस पे हमने 580 को प्लेस किया, सो 580 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, इसको हमने लिख लिया। तो बेसिकली आपको यही करना है कि सारे LCM HCF फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जो भी चीजें दी हैं फॉर्मूले में हमने प्लेस करा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा एक अननोन क्वांटिटी है विच इज द सेकेंड नंबर विच वी नीड टू फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, अब 580 सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए देखिए 1740 मल्टीप्लाई बाय 116 और डिवाइड बाय आपको मिलेगा 580।
और इक्वल टू सेकंड नंबर लिखना है, इधर इक्वल आप करके लिखो या तो आप इधर भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखिए सेकंड नंबर। सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1740 मल्टीप्लाई बाय 116 एंड डिवाइड बाय 58। तो यहाँ से देखिए जीरो और जीरो को अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, बच रहा है क्या 174 मल्टीप्लाई बाय 116 एंड डिवाइड बाय 58। अब यहाँ पे देखेंगे 58 टू जा 116 होता है, हमने इसको कैंसिल कर लिया, 1 जा और ये 2 जा, तो आपको मिलेगा 1174 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 जो कैरी था मिला के 3। सो 348 इज द रिक्वायर्ड नंबर, विच इज द सेकंड नंबर एंड दिस इज योर आंसर। और इसी तरीके से इस पे कितने भी टाइप के क्वेश्चन बन जाए फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, वैल्यू को पुट करने के बाद आप आंसर कर सकते हो। दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो नाउ यू कैन सी हियर टाइप नंबर 6 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी है एलसीएम और एचसीएफ पे ही बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है। पहले क्वेश्चंस को रीड करके हमको समझना होता है और समझने के बाद फिर हम आंसर कर पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो हमको ये समझ में आ रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कि अगर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी, एक बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है जो 245 में या 1037 में अगर उससे डिवाइड करा जाए तो दोनों ही केसेस में 5 रिमाइंडर बच जाए। तो अगर ये सोचो कि भाई मान लो कोई नंबर एक हमने ले लिया और उससे हमने फर्स्ट वाले में डिवाइड करा, 5 रिमाइंडर बच गया, तो कौन सा ऐसा क्या काम करें कि वो रिमाइंडर बचे ही नहीं। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ऑलरेडी अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर पाएगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आप लिखेंगे क्लियरली required number divides 245 minus 5 and 1037 minus 5 exactly। यह हमने लिख लिया कि अगर जो 5 रिमाइंडर बच रहा है दोनों में, अगर उसको पहले से सब्ट्रैक्ट करने तो जो रिक्वायर्ड नंबर आपका होगा वो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर मिलेगा 240 एंड 1032, ये दो नंबर होंगे। अब एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो ये तो एचसीएफ होता है ना। ये तो आपको पता है कि अगर कोई दो नंबर आप लेते हो और दोनों नंबर का आपने एचसीएफ निकाल लिया तो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, यानी दोनों को कॉमनली वो डिवाइड भी कर सकता है और वही लार्जेस्ट आपका नंबर होता है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, डिवीजन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द एचसीएफ। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में आप डिवाइड कर लेते हो। तो 240 का डिवाइड आप करोगे 1032 में, 240 से हम 1032 में डिवाइड करेंगे तो हम पहले लेके जाते हैं इसको 4 टाइम, 4 0 0, 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9। अब 2 से 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और यहाँ पे बचा 9, 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा कुछ नहीं 72। जो रिमाइंडर बचता है प्रोसीजर में क्या होता है, 70 जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर से जो आपका डिवाइजर होता है उसमें डिवाइड कंटिन्यू करते हैं। तो 240 में अब 72 से डिवाइड करेंगे, हम इसको 5 टाइम भी नहीं ले जा सकते बिकॉज 350 से एवब हो जाएगा, 4 टाइम भी ले 3 टाइम में इसको ले जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यहाँ 10 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 4 और 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2। 24 इज द रिमाइंडर। फिर से प्रोसीजर को आगे करने के लिए रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करेंगे 72 में, तो आपको पता होगा 24 3 जा होता है 72।
सो ये आपका हो गया कैंसिल. सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 24. हेंस द रिक्वायर्ड number is 24. So 24 is the largest number which when divided in 1037 and 245 leaves remainder 5 in each case. हर हाल में 5 बचेगा. आप इसको 24 से इसमें डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो. मैं ऐसे ही दिखा दे रहे हैं. 24 10 जा 240, 5 रिमाइंडर आ गया. 24 से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा. इस तरीके से आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे ये सॉल्यूशन हमने जो किया इसके टाइप को नहीं बदल सकते. इसके थोड़े से क्वेश्चंस के इसमें थोड़ा क्वेश्चन के तरीके को बदल देता है. क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता है. जैसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली. कि पहले वाले में डिवाइड करें, एक लार्जेस्ट नंबर आपको कंसिडर करना है जिससे अगर फर्स्ट वाले में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए और दूसरे वाले में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ जाए, यानी रिमाइंडर अलग अलग. प्रोसीजर आपका सेम है. जैसे हमने 5 दोनों में सब्ट्रैक्ट किया कि रिमाइंडर बचे ही नहीं, वैसे जो आपका फर्स्ट नंबर में फर्स्ट वाला रिमाइंडर बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड नंबर में सेकंड वाला रिमाइंडर बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली जो नंबर आपको मिलेगा उसका HCF फाइंड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, we got the complete solution of all types of most important questions which might become in your CBSE 2024. I hope you will do it properly in your rough copy, in your fair copy, in your mind. So just try to do 2 times, 3 times, 4 times yourself so that you will be habitual to do these kinds of problems. तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने के लिए और फिर उसके सॉल्यूशंस पे. तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर नथिंग, मींस यू हैवंट गॉट अ सिंगल सॉल्यूशन इन योर माइंड, सो प्लीज कीप वाचिंग these videos so that you can get good marks in your maths. Thank you very much. We'll see you tomorrow.